तो दोस्तों 2 ही दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि ब्रिक्स देशों द्वारा डी-डॉलराइजेशन का जो प्रोग्राम आगे बढ़ाया जा रहा है, इसमें डॉलर को बड़ी चोट मिल सकती है और इसके साथ साथ भारत के रुपये के चलने के चांसेस भी कम हो सकते हैं और जुआन की दाल यहाँ पर गलते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन भारत ने ये प्लान न केवल फेल किया बल्कि इसके चलते अमेरिकन डॉलर को भी रेस्क्यू किया गया। तो इसको लेकर एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो आज आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि भारत की ओएनजीसी द्वारा अमेरिका से कुछ प्रतिबंधों में फिर से वेवर मांगा गया है। ये वेवर बिल्कुल उसी तरह का है जैसा कि S-400 को लेकर अमेरिका द्वारा भारत को दिया गया था। इसके साथ साथ तेजस को लेकर क्या नई खबर निकल कर आई है, इस तरह की सभी खबरों को लेकर डिस्कशन करेंगे अगले कुछ मिनट। आप वीडियो को एकदम एंड तक जरूर देखते रहिएगा। सबसे पहले बात कर ली जाए तेजस की। अब इस समय बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना का जो सब्र है वो टूटते जा रहा है, क्योंकि 31 मार्च 2024 को इनकी डिलीवरी शुरू करने की बात कही गई थी HAL द्वारा। लेकिन हम सभी जानते हैं कि तेजस मार्क 1A की जो पहली फ्लाइट हुई थी वही 28 मार्च 2024 को हुई। तो ऐसी परिस्थिति में संभव नहीं था कि उसकी डिलीवरी कर दी जाए, क्योंकि फर्स्ट फ्लाइट के अलावा भी कई सारी और फ्लाइट्स उसको लेनी थी। इसके अलावा कई सारे सर्टिफिकेशन बाकी थे। हम ये भी जानते हैं कि अमेरिका द्वारा F404 इंजन की डिलीवरी में भी काफी लेट लतीफी की गई। लेकिन फिर भी HAL द्वारा ये प्रॉमिस किया गया था कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 16 तेजस मार्क 1A डिलीवर्ड हर हाल में कर दिए जाएंगे और 28-29 तक पूरा 83 का जो ऑर्डर था वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। बाद में डेडलाइन बताई गई कि जुलाई में पहला तेजस मार्क 1A डिलीवर्ड कर दिया जाएगा। लेकिन अब बताया जा रहा है कि इसमें फिर से डिले देखने के लिए मिला है, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो कंप्लीट हो ही चुकी है। पहला विमान बन चुका है, फर्स्ट फ्लाइट हो चुकी है, कई चीजों के सर्टिफिकेशन भी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ और चीजों के सर्टिफिकेशन बाकी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा जो इंजन्स की डिलीवरी है वो तो लेट हुई ही है। इसके अलावा कोविड टाइम पीरियड में जो बाकी चीजों की सप्लाई चेन टूटी थी वो अलग। इस वजह से बताया ये जा रहा है कि भारतीय वायुसेना द्वारा काफी नाराजगी दर्ज की गई है HAL के सामने और HAL ने एक नई डेडलाइन दी है और बताया है कि अगस्त 2024 तक इनकी डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी। तो अल्टीमेटली 1 महीने का और डिले यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अच्छी खबर यही है कि HAL द्वारा अभी भी इस बात को दोहराया गया है कि हर हाल में इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 16 तेजस मार्क 1A की डिलीवरी कर दी जाएगी। इसके बाद बात कर ली जाए भारत, वेनेजुएला और अमेरिका की। हम सभी जानते हैं कि वेनेजुएला को लेकर अमेरिका ने बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिससे कि एक बहुत बड़ा ऑयल उत्पादक देश अपना तेल इंटरनेशनल मार्केट में नहीं बेच पाता। कारण कई सारे अमेरिका द्वारा बताए गए थे, जिसमें से एक कारण ये भी था कि वहां पर जो इलेक्शंस होते हैं उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बाद में अमेरिका ने इन्हें 6 महीने की मोहलत दी थी, 6 महीने के लिए रिलीफ दे दिया था कि आप अपना तेल बेच सकते हैं। शर्त ये रखी थी कि आप अपने इलेक्शन में हमारा एक व्यक्ति आने देंगे, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी के साथ इलेक्शन करवाए जाएंगे और ये सारी चीजों के लिए वेनेजुएला मान भी गया। लेकिन बाद में फिर अमेरिका ने कह दिया कि नहीं, ये तो धांधली कर रहे हैं और प्रतिबंध वापस से लगाए जाएंगे। इस बीच भारत को बहुत नुकसान हुआ था, क्योंकि भारत की OVL द्वारा यानी ONGC विदेश लिमिटेड के द्वारा कुछ ऑयल फील्ड्स खरीदी गई थी, जिसका जो डिविडेंड था वो $500 मिलियन के आसपास का बनता था। और हम लोग ये चाहते थे कि अभी चूंकि प्रतिबंधों में छूट मिली है तो इसका उपयोग करते हुए $500 मिलियन का तेल इंपोर्ट कर लेंगे और वो डिविडेंड हम लोग यहाँ पर बराबर कर देंगे। लेकिन फिर सडनली बाद में वापस से प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। तो अब ONGC की तरफ से ये कहा गया है कि हम लोग स्पेशल आग्रह करेंगे अमेरिका से कि कुछ समय के लिए हमें वेवर दिया जाए और हमें वेनेजुएला से तेल खरीदने की परमिशन दी जाए, ताकि हम लोग हमारे $500 मिलियन वहां से वसूल कर लें। अब ये वेवर देना ना देना ये तो अमेरिका के हाथों में है। जैसे कि S-400 को लेकर सारा निर्णय अमेरिका के हाथों में था और हालांकि उसने दे भी दिया बाद में। यहाँ पर भी पॉसिबिलिटीज बन रही है, क्योंकि अमेरिका इनकी तरफ से वैसे ही ईरान के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। भारत जो रशिया से तेल खरीद रहा है, इसको लेकर भी बार बार इनकी तरफ से भारत को रोक टोक की जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में भारत एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट वहां पर रख सकता है और कह सकता है कि या तो फिर आप हमें वेवर दीजिए या फिर ईरान और रशिया से तेल खरीद में किसी तरह की कोई अड़चन मत डालिए। लेकिन अगर आप ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगातार लगा कर रखेंगे, रशिया से तेल लेने में रोक टोक करेंगे और वेनेजुएला के ऊपर भी प्रतिबंध लगा देंगे, तो हम हमारी इतनी बड़ी जरूरत को पूरा भला कैसे करेंगे और हमारे $500 मिलियन जो डूब रहे हैं वो अलग। तो बताया जा रहा है कि काफी उम्मीदें हैं यहाँ पर भारत को वेवर मिल जाए। अगर मिल जाता है तो भारत अपने $500 मिलियन यहाँ से वसूल कर सकता है और चाइना की तरह ही काफी सस्ते रेट्स पर तेल इंपोर्ट कर सकता है। अब अगली खबर में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं भारत और रशिया को लेकर। हम सभी जानते हैं कि तेल के माध्यम से बहुत सारी भारतीय करेंसी रशिया गई है और इसको लेकर किस तरह का सेटलमेंट किया जाए, रशिया के पास हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है। हालांकि बीच में खबरें निकल कर आई थी कि रशिया द्वारा अपने पास जमा रुपये में से $4 बिलियन का इस्तेमाल
ऑलरेडी कर लिया गया है। वो लोग भारत से कुछ हथियार भी खरीदे हैं और बाकी की सारी चीजें खरीद रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने हमारी सरकारी योजनाओं में भी बहुत सारा निवेश शुरू कर दिया है। इन फ्यूचर हथियारों का ज्वाइंट वेंचर किया जाएगा जिसमें S-400 तक का नाम निकलकर सामने आ रहा है। तो अल्टीमेटली ये मान लीजिए कि अभी तक जो 50 से लेकर 55 बिलियन डॉलर्स तक के आसपास रुपया पहुंचा है रशिया के पास, उसका निराकरण तो इस माध्यम से कर लिया जाएगा। लेकिन हम सभी जानते हैं कि हम लोग तेल का ट्रेड बंद नहीं करने जा रहे हैं और वर्ष 2023 तक जो बायलैटरल ट्रेड है उसे 100 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचाना है। 2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया। तो ऐसी परिस्थिति में कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालना जरूरी है ताकि इन फ्यूचर कोई भी दिक्कतें ना आए। तो हम लोग वैसे डॉलर का या फिर यूरो का इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाइना की युआन का इस्तेमाल हम करना नहीं चाहते। तो अल्टीमेटली जो रूबी रूबल ट्रेड सेटलमेंट करना था उसको लेकर काम तेजी से किए जाने की जरूरत है और एक्चुअली अब ऐसा किया जा रहा है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर रशिया के राजदूत रोमन बाबुश्किन द्वारा एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा करते हुए कहा गया है कि भारत और रशिया की तरफ से द्विपक्षीय राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करने के लिए एक निपटान प्रणाली के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत इन फ्यूचर बड़े स्केल पर भी रूपी रूबल ट्रेड पॉसिबल हो पाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। अब किसी भी तरह से व्यापार में रोक टोक नहीं आ सकती भारत और रूस के बीच में। इसके अलावा भी उन्होंने रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो रशिया विजिट थी इसे गेम चेंजर बताया है। अमेरिका सहित नेटो को चिढ़ाने की कोशिश भी की है। उन्होंने ये कहा है स्पेशल कि इंटरनेशनल मीडिया में मोदी पुतिन की जो मीटिंग थी इसे ज्यादा कवरेज मिली बाकी की दूसरी मीटिंग्स वगैरह के अलावा, और यहाँ पर उनका सीधा टारगेट था नेटो मीटिंग को लेकर, क्योंकि एट द सेम टाइम नेटो वालों ने भी एक मीटिंग आयोजित की थी। तो उनका यही कहना है कि उसको कवरेज कम मिली और मोदी पुतिन की जो मीटिंग थी उससे कवरेज ज्यादा मिली। तो ये एक अच्छी खबर मानी जा सकती है। इस जरिए हम लोग ट्रेड को और ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं, ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं। न्यूक्लियर क्षेत्र में भी जो हम लोग सहयोग बढ़ाने की बात कर रहे हैं उसे भी हम लोग यहाँ पर और आगे तक लेकर जा सकते हैं। अब अगली खबर की बात की जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश से निकल कर आ रही है। तो कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि अब नॉर्थ ईस्ट के इलाकों को भी मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाएगा। अभी तक वहां पर जितनी भी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल रही थी वो इसीलिए क्योंकि वहां पर डेवलपमेंट काफी लेग कर रहा था, उन्हें मेन स्ट्रीम में जोड़ा ही नहीं गया था, उनके सामने कई सारी समस्याएं थी। इस वजह से वहां पर अब ढेरों निवेश करके उनका इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर उनकी जो बेसिक सुविधाएं इन सबको दुरुस्त किया जाएगा जो को भारत के मेन स्ट्रीम में लिया जा सके, और इसकी शुरुआत की जाएगी अरुणाचल प्रदेश से। दरअसल बताया जा रहा है कि भारत द्वारा कुल 12 की संख्या में हाइड्रो पावर प्लांट्स के निर्माण के लिए $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा बताया जा रहा है कि भारतीय वित्त मंत्रालय की तरफ से पूर्वोत्तर में जितने भी हाइड्रो पावर प्लांट्स चल रहे हैं उन सभी परियोजनाओं को 7.5 बिलियन रुपीस की अलग से सहायता दी जाएगी ताकि उनका और बड़े स्केल पर डेवलपमेंट किया जा सके। यानी न केवल अरुणाचल प्रदेश में बल्कि नॉर्थ ईस्ट में जितने भी हाइड्रो पावर प्लांट चल रहे हैं उन सभी को और विस्तृत किया जाएगा, उनका नवीनीकरण किया जाएगा और ईच पावर प्लांट 7.5 बिलियन रुपीस का योगदान दिया जाएगा। और इसी योजना के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश में 12 पावर प्लांट्स आ रहे हैं। अब अगर बिजली वहां पर पर्याप्त मात्रा में जनरेट होती है तो इसका इम्पैक्ट बाकी क्षेत्रों में पड़ेगा। वहां पर इंडस्ट्रीज इसके बाद तेजी से लगाई जा सकेगी, वहां पर विदेशी इन्वेस्टमेंट के चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन इसको लेकर चाइना को बड़ी मिर्ची लगी है और लगना बिल्कुल तय भी माना जा रहा था। और रिसेंटली जो तिब्बत में हम लोगों ने नाम परिवर्तन करने की बात कही थी उसके बाद ये दूसरा सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को वो तिब्बत का ही हिस्सा मानता है और ऐसी परिस्थिति में अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी वो अपना हक जमाता है। तो इसको लेकर ऑफिशियली चाइना के विदेश मंत्रालय द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है। हालांकि इनकी आपत्तियों का हमारे ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ता है ये आप सब समझ ही सकते हैं। हम लोगों ने जो कार्यभार हाथ में लिया है इसे अब इस समय पूरा करने का समय आ गया है। अब इन सभी मुद्दों के ऊपर आपका क्या मानना है नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।